যদি আমি করে থাকি তাহলে আমাকে ফাঁসি দাও, কোনো আমি ইয়ে করছি না, আমাকে প্রমাণ, আমি তো রাষ্ট্রপতিকেও লিখেছি যে লাই ডেটার সামনে আমাকে জেরা করা হোক। আমি নাই তো, আমি তো সম্পূর্ণ নির্দোষ আছি। তো কোর্টে তো আমি বলেছি এবং উকিলকে ডেকে বলেছি, সকলে বলেছি, কিন্তু আমার উপরে চক্রান্ত হচ্ছে। अपराध की दुनिया में लगातार कई चीज़ें होती रहती है। अपराध की एक एक घटना समाज को हिलाकर रख देती है और जन्म दे जाती है कई सवाल, विवाद और चर्चा का असीमित मैदान का। और आज हम बात करेंगे करीब 34 साल पहले बेहद चर्चित रेप और मर्डर के बारे में। इस घटना में कोलकाता के कई लोग न्याय के लिए सड़कों पर उतर आए। यहाँ तक कि तत्कालीन चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी भी इस आंदोलन में शामिल हो गई। और जब तक धनंजय को फांसी नहीं हुई तब तक जन आंदोलन का गुस्सा रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। 90 के दशक या उससे पहले के जनरेशन धनंजय नाम से काफ़ी परिचित है। 15 अगस्त 2004 धनंजय चटर्जी को फांसी दे दी गई, लेकिन फांसी के बाद भी कुछ एक्सपर्ट धनंजय की फांसी से नाखुश थे। कई लोगों के मुताबिक धनंजय को फांसी देना गलत फैसला था। धनंजय ने फांसी के तख्ते पर खड़े होकर आखिरी शब्द कहे, मैं निर्दोष हूँ। धनंजय की फांसी के बाद कुछ सच या साजिश की बातें सामने आने लगी, जिन्हें जानने के बाद जनता की राय दो हिस्सों में बांट गई। कुछ लोग कह रहे थे कि जो हुआ सही हुआ, तो कुछ लोग कह रहे थे कि धनंजय निर्दोष था, उसे फंसाया गया था। आज के वीडियो में हम इस घटना को पूरी तरह से जानेंगे और अलग अलग लोगों के विचार आपको दिखाएंगे। तो आपकी क्या राय है, इसका फैसला आप खुद ही कमेंट में लिखकर बताइएगा। कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से। साल था 1987। एक गुजराती परिवार कारोबार के सिलसिले में गुजरात से कोलकाता के भवानीपुर आया था और ये परिवार भवानीपुर में आनंद अपार्टमेंट नामक एक अपार्टमेंट में रहने लगा, जिसके मुखिया नागरदास पारेख, पत्नी जसीमती बिन पारेख, बेटा भवेश पारेख और बेटी हेताल पारेख थे। 4 लोगों का एक खुशहाल परिवार हमेशा खुशी से रहता था। परिवार के मुखिया नागरदास पारेख का सोने का कारोबार था, इसलिए उसने अपने दिन किसी भी चीज़ की कमी में नहीं गुजारे। उन्होंने अपने बेटी और बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए उनका दाखिला शहर के मशहूर और महंगे स्कूलों में कराया। इस प्रकार से उसका दिन बीत जाया करता था। ये तो कहानी है पारेख परिवार की, लेकिन कहानी के दूसरी तरफ है 25 साल के धनंजय चटर्जी। इस अपार्टमेंट में धनंजय ने 1987 में एक सिक्योरिटी एजेंसी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते थे। धनंजय का जन्मस्थान बांकुड़ा, जहां उनका परिवार रहता था, और पारेख परिवार के इस अपार्टमेंट में आने से पहले से धनंजय ने यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते थे। जिसके बाद धनंजय ने 1989 में शादी कर ली। लड़की का नाम पूर्णिमा था और वो एक आंगनवाड़ी स्कूल की कर्मचारी थी। वे भी अपने दिन सुख शांति से गुजर रहे थे। ये थी 2 परिवारों की बैकग्राउंड की कहानी। अब मूल कहानी पर आते हैं। साल था 1990। हेताल पारेख यानी पारेख परिवार की सबसे छोटी बेटी या इकलौती बेटी हेताल वेलैंड गोल्डस्मिथ स्कूल की स्टूडेंट थी, जो उस समय अपनी परीक्षा दे रही थी, इसलिए उन्हें सुबह जल्दी घर से निकलना पड़ता था। वही धनंजय चटर्जी की ड्यूटी मॉर्निंग शिफ्ट यानी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक थी। हेताल सुबह 7:30 बजे घर से निकलती थी और दोपहर 1 बजे तक घर लौटती थी। 1 मार्च 1990 हेताल स्कूल से घर लौटने के बाद अपनी मां को बताया कि नीचे सिक्योरिटी गार्ड धनंजय उसे घूरता था और गंदे इशारे करता था। पहले दिन तो उसकी मां ने साधारण बात समझकर अपनी बेटी की बातों को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन इसके बाद 3 मार्च को जब हेताल स्कूल से घर लौटी तब धनंजय ने उसे सिनेमा जाने के लिए कहा। हेताल ने अपने परिवार को बताया और उसके परिवार ने धनंजय के नाम पर सोसाइटी में शिकायत कर दी और इसके लिए सिक्योरिटी कंपनी को सख्त कदम उठाना पड़ा। कंपनी ने 5 मार्च से धनंजय का ट्रांसफ़र दूसरी जगह कर दी और उनकी जगह नए गार्ड को शामिल होने की सूचना दे दी। 5 मार्च 1990 धनंजय को कहीं और ड्यूटी पर जाना था, लेकिन वो आनंद अपार्टमेंट चले आए और अपनी ड्यूटी शुरू कर दी।
हमेशा की तरह हितल के पिता और भाई सुबह जल्दी घर से निकल गए। सुबह 7:30 बजे हितल भी स्कूल के लिए निकली और समय पर घर लौट आई। ये किसी भी आम दिन की तरह ही था। उधर हितल की मां शाम करीब 5:20 पर घर से मंदिर के लिए निकलती है, जबकि धनंजय की ड्यूटी दोपहर 2 बजे खत्म हो चुकी होती है। लेकिन धनंजय उस दिन दोपहर के बाद भी वही रुका रहा। धनंजय की ड्यूटी खत्म होने के बाद धनंजय ने अपनी ड्यूटी ड्रेस उतार दी और नॉर्मल ड्रेस पहन ली। इसके बाद नाइट शिफ्ट का गार्ड भी आया, लेकिन धनंजय ने अपने कपड़े बदले और गार्ड रूम में ही रुक गया। हितल की मां 5:20 पर आनंद अपार्टमेंट से चली गई। फिर धनंजय ने दूसरे शिफ्ट की गार्ड से कहा कि उसे फ़ोन करने के लिए 3rd फ्लोर पर जाना होगा। दरअसल उन दिनों हर किसी के पास फ़ोन नहीं होता था और बहुत कम लोगों के पास लैंडलाइन होता था, और इसी 3rd फ्लोर पर हितल का फ्लैट था। धनंजय लिफ्ट की मदद से 3rd फ्लोर पर पहुंचा। 5 से 10 मिनट के अंदर सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर इस अपार्टमेंट में आया और नीचे का सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि धनंजय आज ड्यूटी पर आया था। तब सिक्योरिटी गार्ड ने कहा हाँ आया था। मैनेजर ने पूछा कि नए सिक्योरिटी गार्ड ने ज्वाइन नहीं किया। सिक्योरिटी गार्ड कहता है नहीं, धनंजय ही आज ड्यूटी किया और वो अभी ऊपर गए हैं। फिर मैनेजर ने धनंजय को नीचे आने के लिए कहा और नीचे सिक्योरिटी गार्ड ने 3rd फ्लोर की तरफ देखा और धनंजय को नीचे आने के लिए कहा। धनंजय ने नीचे देखा और कहा हाँ मैं आ रहा हूँ। तब टाइम था 5:45। धनंजय नीचे आता है और मैनेजर से बात करने लगता है। मैनेजर पूछता है कि तुम आज नई जगह क्यों नहीं गए। धनंजय कहता है कि आज कुछ निजी कारणों से नहीं गया और मैं आज घर जाऊंगा, लेकिन अगले दिन से काम पर लग जाऊंगा। फिर मैनेजर से बात करके वहां से चला जाता है। इसी बीच हितल की मां मंदिर से लौटी और अपने फ्लैट पर गई और फिर कॉलिंग बेल बजाई। उन्हें पता था कि हितल अंदर है, लेकिन काफ़ी देर तक बेल बजाने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तब उनकी मां चिल्लाती रही। वहां सोसाइटी से कई लोग आ गए और फिर दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और फिर देखा हितल का शरीर खून से लथपथ था। शरीर के कई हिस्सों पर घाव थे। तुरंत ही पास के एक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर आता है और हितल को डेथ घोषित कर देता है। हितल के परिवार करीब 3 घंटे तक इसी हालत में घर पर रहे। करीब 3 घंटे बाद नागरदास पारेख ने पुलिस में FIR दर्ज कराई। जांच शुरू हुई। धनंजय पर शुरू से ही शक था। इसके बाद पुलिस ने धनंजय को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया। धनंजय के घर से उस दिन पहने हुए कपड़े और हत्या के दिन चुराई गई घड़ी बरामद कर ली गई। गिरफ्तारी के वक्त धनंजय ने दावा किया था कि मैं निर्दोष हूँ। उस दिन मैं एक पारिवारिक कार्यक्रम के लिए घर लौटा था। मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोई आधिकारिक सबूत नहीं होने के बावजूद हाई कोर्ट ने धनंजय द्वारा पहने गए कपड़े और चोरी की गई घड़ी और हितल की मां के विभिन्न बयानों जैसे धनंजय की स्लेजिंग जैसे विभिन्न बयानों के आधार पर धनंजय को फांसी की सजा सुनाई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा। 14 साल जेल में बिताने के बाद धनंजय को 25 जून 2004 को फांसी दी जानी थी। उस समय APJ अब्दुल कलाम भारत के प्रेसिडेंट थे। धनंजय की फांसी पर रोक लगाने की याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंची थी और उन्होंने 25 तारीख को फांसी पर रोक लगा दी और राष्ट्रपति ने उन्हें माफ़ करने के लिए कहा। लेकिन अगले ही दिन से फांसी की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया और उस समय पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी ने फांसी की मांग को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके परिणामों स्वरूप राष्ट्रपति की मांग रद्द कर दी गई और 15 अगस्त 2004 को सुबह 4 बजे जल्लद नाटा मल्लिक ने धनंजय को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी। फांसी के समय धनंजय 39 वर्ष के थे। इसके बाद मीडिया और कोर्ट में धनंजय का केस बंद कर दिया गया, लेकिन कुछ कहानी अभी भी बाकी था। कुछ दिनों बाद इस कहानी पर फिर से विवाद शुरू हो गई, क्योंकि फांसी होने तक धनंजय बार बार चिल्लाता रहा कि मैं निर्दोष हूँ। दरअसल हमने अब तक यही सुना है कि किसी अपराधी को सजा देने से पहले उससे उसका अपराध कबूल करवाया जाता है, लेकिन इन 14 सालों में धनंजय ने एक बार भी ये नहीं कहा कि उसने हत्या की है।
बल्कि वो हमेशा यही कहता रहा कि मुझे फंसाया गया है। फांसी के कुछ साल बाद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के 2 शोधकर्ताओं ने मामले का विश्लेषण करना शुरू किया। वे कुछ नई जानकारी सामने लाते हैं। इसका पता हितल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चला है। हितल के साथ जानलेवा हाथापाई हुई थी और हितल का पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन धनंजय के कपड़े बिल्कुल साफ थे और खून के कोई दाग नहीं थे। धनंजय के शरीर पर भी चोट के कोई निशान नहीं थे। इसके अलावा हितल के शरीर पर धनंजय का कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। हितल के शरीर पर चाकू के 21 घाव थे, लेकिन हत्या का कोई विवरण अदालत में पेश नहीं किया गया। पहला गवाह दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था, जिसने नीचे से धनंजय को बुलाया और धनंजय ने ऊपर से उसको जवाब दिया। लेकिन एक और गवाह लिफ्टमैन ने कहा कि उसने शाम करीब 6 बजे धनंजय को नीचे आते देखा, लेकिन ऊपर जाते नहीं देखा। दोनों गवाहों के बयानों में कोई मेल नहीं पाया गया। दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि धनंजय ने 3rd फ्लोर से नीचे उसकी तरफ देखकर जवाब दिया था, लेकिन 3rd फ्लोर पर लोहे की रेलिंग की वजह से नीचे देखना लगभग असंभव था। धनंजय के मुताबिक वो ड्यूटी खत्म करने के बाद फिल्म देखने गए थे। बाद में वो गांव के घर लौटा तो उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ड्यूटी बदल दी गई है, इसलिए वो दोबारा ड्यूटी करने आनंद अपार्टमेंट आ गया। उसका दावा है कि वो 3rd फ्लोर तक नहीं गया, फ़ोन करना तो दूर की बात है। हितल के मां के मुताबिक वो करीब 5:20 पर मंदिर गया था, लेकिन लिफ्टमैन ने कहा कि तभी 4:10 हुए थे। सभी के बातों के मुताबिक धनंजय 5:25 पर 3rd फ्लोर पर पहुंचे थे और 5:45 पर नीचे आए। पूरी घटना को घटित होने में मात्र 20 मिनट का समय लगा। अगर धनंजय सच में बलात्कारी था तो उसे पता होगा कि उसके कपड़े उसके खिलाफ बहुत बड़ा सबूत होंगे। ऐसे में तो वह अपने कपड़े को जलाकर राख कर देता, लेकिन उन्होंने अपने कपड़ों के साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्हें घर पर ही रखा। ये एक सवाल बना हुआ है और धनंजय का खून घटनास्थल पर मिले खून से मेल नहीं खा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन संबंध का जिक्र है, लेकिन बलात्कार या ज़बरदस्ती का कोई सबूत नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि अगर हितल की धनंजय के खिलाफ शिकायत बनी रही तो हितल ने धनंजय को अपने कमरे में आने की इजाज़त क्यों दी और वो चिल्लाया क्यों नहीं, क्योंकि नीचे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। तो बड़ा सवाल ये है कि जब हितल की माँ वापस आई तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो धनंजय बाहर कैसे आया? हितल को मृत पाया गया तो उसने दरवाज़ा कैसे बंद कर लिया? धनंजय के खिलाफ गवाही देने वाले सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ हत्या से कुछ दिन पहले धनंजय अपने सुपरवाइजर से शिकायत की थी, लेकिन इस मामले पर अदालत में कोई चर्चा नहीं की गई। धनंजय के पिता ने कहा कि उनके बेटे को इसलिए फंसाया गया है क्योंकि वो गरीब था। उन्हें कोई अच्छा वकील भी नहीं दिया गया और ना ही उनके पास वकील नियुक्त करने की पैसे थी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक हितल की मां उसे अस्पताल ले गई, लेकिन वो पहले ही मर चुका था। फिर उसे अस्पताल क्यों ले जाया गया और पुलिस को 3 घंटे बाद खबर क्यों दी गई? आमतौर पर कोई घटना घटित होते ही पुलिस को खबर दिया जाता है। केस के दौरान हितल की मां कई बार सुनवाई में पेश नहीं हुई और फिर हितल का परिवार अचानक कोलकाता शहर क्यों छोड़ दिया? कई लोग यहाँ कह सकते हैं कि धनंजय ही दोषी था। हो सकता है कि वो पूरी तरह से निर्दोष ना हो, लेकिन धनंजय की फांसी पर अभी भी काफ़ी विवाद है। उनके खिलाफ कोर्ट में पेश किए गए सबूत परोक्ष थे। घटनास्थल पर एक शर्ट का बटन और एक चेन मिली, लेकिन इन्हें उसके पिता ने पुलिस के पहुंचने से बहुत पहले ही बरामद कर लिया था। यहाँ तक कि बटन और चेन की फिंगरप्रिंट टेस्टिंग भी नहीं हुई थी और किसी ने सीधे तौर पर हितल की हत्या या बलात्कार होते नहीं देखा। धनंजय का कोई फिंगरप्रिंट या डीएनए सबूत नहीं मिला। साथ ही पुलिस ने धनंजय के घर से एक घड़ी भी बरामद की थी और इस घड़ी का इस्तेमाल धनंजय के खिलाफ डकैती के मामले में सबूत के तौर पर किया गया था। परिवार का दावा है कि उन्होंने इस घड़ी कुछ समय पहले खरीदी थी, लेकिन धनंजय के घर से मिली घड़ी का सीरियल नंबर उस घड़ी के बिल से कभी मेल नहीं किया गया। दोस्तों, हमारा इरादा धनंजय को निर्दोष साबित करने का नहीं है। कोर्ट ने उसे दोषी पाया और सजा सुनाई।
भारतीय नागरिक होने के नाते हमें अदालत के फैसले का पालन करना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए कि इतनी सारी विसंगतियों के बाद भी धनंजय को एक ही अपराध के लिए 14 साल जेल में बिताने के बाद फांसी दे दी गई, यानी उसे एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा दी जाती है। क्या आपको लगता है कि असली हत्यारा धनंजय है? हो सकता है कि वो सचमुच आनंद अपार्टमेंट में आया हो और हितल के कमरे में घुसकर उसे मार डाला हो, या फिर हितल की मां ने पुलिस से झूठ बोला और धनंजय के खिलाफ सारे सबूत फर्जी हो सकते हैं, या किसी और ने उसे मार डाला। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि धनंजय की मौत के बाद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च की थी, जहां प्रोफेसर देवाशीष सेनगुप्ता, प्रबल चौधरी और प्रमेश गोस्वामी उनका कहना है कि ये हत्या शायद उनकी मां ने की होगी और वो लोग उसे ऑनर किलिंग बताते हैं। हितल अन्य दिनों की अपेक्षा 1 घंटे देर पर घर में दाखिल हुई, क्योंकि लिफ्टमैन ने कहा कि हितल उस दिन 1 नहीं बल्कि 2 बजे अंदर आई थी, और इसका मतलब है कि वो स्कूल से कहीं और चला गया। हो सकता है कि उसने किसी दोस्त के साथ समय बिताया हो जहां उनके बीच शारीरिक संबंध बने हो और उसकी मां को पता चल गया हो और उसने अपने बेटी को पीटना शुरू कर दिया। शरीर पर रुकावट के निशान मिले थे। जो उसे पीट रहा था उसे शायद ऐसा नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी हितल की मौत हो गई और उसकी मां इस घटना का दोष किसी और पर मोड़ने की कोशिश करती है और पुलिस भी उनकी मदद की हो, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। धनंजय के पिता ने कहा कि मेरे बेटे को फंसाया गया है। एक दिन ऐसा समय आएगा जब सभी को एहसास होगा कि मेरा बेटा निर्दोष था। उनके परिवार ने धनंजय के फैसले को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर को उनके परिवार ने स्वीकार नहीं किया।